ए बोर्ड पे देखो सब, आज क्या पढ़ाई होने वाला है तुम्हारा। आज क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का बुक है उसका एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाई होने वाला है। ठीक है, 1.1 तो पढ़ा दिया गया है। अब 1.2 देखो, इसका कॉन्सेप्ट भी हम बता चुके हैं। इसमें HCF LCM अभाज्य गुणनखंड है, कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 बहुत इजी है। अब देखो 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका भी टेस्ट एग्जाम लेंगे हम, इसलिए सावधानी से देखो। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। एक के एक में है 140, तो बहुत सिंपल है। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है। भाई 140 को तोड़ो तुम, 2 से कितना होगा 70, फिर 2 से कितना होगा 35, 5 7 जा 35, 5 7 35, क्या लिखेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या ऐसे भी लिख सकते हो, दो बार ना आया है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अभाज्य गुणनखंड लिखने आएगा, आसान है ना। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 156, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया गया है, फैक्टर ट्री से भी पढ़ाए थे, गुणनखंड वृक्ष। अब देखो 156 को ऐसे तोड़ो, इसका एग्जाम लेंगे तो बहुत आसानी से बना देगा तुम सब। अब 2 सते 14, 2 8 16, 78 आएगा। फिर 2 से कितना आएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब बताओ 3 से 13 तिहाई 39, क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो उतना आ रहा है कि नहीं। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 में 13 से गुना करो 156 आ जाएगा। अब बताओ 2 कितना बार आया है, 2 बार, 3 गुने 13। यह क्या है तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिखने आएगा ना, एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में बहुत कम प्रॉब्लम रहता है, समझ में आया। अब देखो थर्ड नंबर में क्या है 38 25, क्या है तुम्हारा 38 25। इसका अभाज्य गुणनखंड करो तो 38 है 25 है, 38 25 है, एक के साथ है 3825। अब बताओ दो लास्ट में 5 है, इकाई अंक 5 है, तो 2 से तो ये कटेगा नहीं। अब जोड़ के देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से ही ना चेक करेंगे। अब कितना लड़का सोचता है कि सर 4 से काहे नहीं कटाते हैं, 6 से काहे नहीं कटाते हैं। भाई 6 अभाज्य संख्या थोड़े है, अभाज्य संख्या से ना सोचेंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है 2 3 5 7 11, 9 नहीं होता है। अभाज्य संख्या नाम बोल रहे हैं, विषम नहीं बोल रहे हैं। 13 17 19 23, तो पहले 2 से सोचेंगे, 2 से तो ही नहीं लगेगा। अब 3 से सोचो, 3 से कैसे सोचोगे, सबको जोड़ो, 8 3 11, 11 या 2 13, 13 या 5 18। 3 के पढ़ा में 18 है ना, कट जाएगा 3 से। 3 एकम 3 दूना 6, इसमें से बच गया 2, 2 पर 2 22, 3 सते और 3 पचे 1275 आया। फिर 3 से लगेगा, तुम जोड़ लो, 2 1 3 7 3 7 10 10 और 5 15, 3 से लगेगा ना। 3 चौका 12, आई 3 दूना 3 पचे। अब देखो तो 3 से लगेगा कि नहीं, 5 और 2 7 और 4 11। अब 3 से तुम्हारा नहीं लगेगा। अब लास्ट में 5 है तो 5 से लगेगा, 5 है 40, 2 पर 5 25, 5 25 और 5 से 17 पचे। तो ये तुम्हारा आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 आया है ना। क्या लिखेगा 3 के स्क्वायर इंटू 5 के स्क्वायर इंटू 17, समझ रहे हो। तो यह तुम्हारा क्या है अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड आ ना गया। 4 नंबर में देखो क्या कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड करो। 5005 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेगा बताओ तो। 5005 ना है, ये तुम्हारा
2 से तो लगेगा नहीं, 2 से लगेगा, लास्ट में इकाई अंक इसका 5 है, तो 2 से नहीं लगेगा। 5 या 5 10, ये तुम्हारा 3 से भी नहीं लगेगा। अब लास्ट में 5 है तो 5 से लगेगा, 5 है कम, 0 0 1। अब सुनो पहले, ये तो तुम्हारा हो गया 1001। अब 1001 किससे लगेगा ये सोचो। 1001 यहाँ तक तो हम चेक कर लिए, 5 तक, 7 से लगेगा कि नहीं लगेगा? देख रहे हैं, 1 सुनो ना, 11 से, यहाँ पे नहीं तो बोल रहे, 11 से विभाजित होने का नियम होता है। जैसे 1001 है ना, तो 20वें स्थान पे है, 100वें स्थान पे है, 20वें स्थान पे है, 100वें स्थान पे है। पहले 20वें स्थान, तब 100वें स्थान, फिर 20वें स्थान, 100वें स्थान। 20वें वाला को जोड़ो और 100वें वाला को जोड़ो, घटाओ, अगर 0 आ गया तो 11 से कट जाएगा। तो 20वें वाला तुम्हारा कितना है? 1, अब 20वें वाला 0 है, तो 1 का 0 1, और 100वें वाला जोड़ो 1 और 0 1, 1 में से 1 घटेगा 0, इसका मतलब ये 11 से जरूर कटेगा। समझ में आया ना? 11 से जरूर कटेगा। अब तुम बताओ तो 11 नवा 99 100 है, तो 11 नवा 99 लिखेंगे, और फिर बच जाएगा 1, 1 पर 1 11, 11 कम 91 है, 13 सते ना हो जाएगा 91। ये तुम्हारा आ गया 5 × 11 × 13 × 7। समझ में आया ना? 11 से विभाजित होने का नियम होता है कि 20वें स्थान वाला के अंकों का योग निकाल लो, 100वें स्थान वाले अंकों का योग निकाल लो और उसका अंतर निकालो। अंतर अगर 0 आए या 11 का गुना जाए तो समझो कि वह 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो 5005 का तुम्हारा आ गया 5 11 13 7। इसके आगे हम बता रहे हैं, तब तक इतना नोट करो, ठीक है? फैन ऑफ कर दो। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 74 29, 1 का 5 नंबर, 74 29 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। सुनो, अभाज्य गुणनखंड किससे किया जाता है? अभाज्य संख्या से कि भाज्य संख्या से? अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या तुमको बताया गया है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 11 13 15 नहीं ना होगा, 5 के पहाड़ा में है, 17 19 21 7 के पहाड़ा में है। ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में हो ही नहीं, पहाड़ा में नहीं हो। 23 24 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 28 29 होगा, 31 होगा, फिर क्या होगा? 37 होगा, 31 32 33 34 35 36 37 होगा, सही कह रहा है। 39 नहीं होगा, 41, ऐसे आगे आते रहेगा। समझ रहे हो ना? तो यह तुम्हारा क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखो 7429 को पहले हम ट्राई करेंगे 2 से, नहीं लगेगा, फिर ट्राई करेंगे 3 से, नहीं लगेगा। देख लो, तुम जोड़ के देख लो, 9 2 11 11 या 4 15 या 7 22, 3 के पढ़े में 22 है नहीं है, तो 3 से नहीं लगेगा। 5 से, लास्ट में 5 नहीं है, 5 से भी नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना? 7 से भी नहीं लगेगा, तुम डिवाइड करके चेक कर लेना। 11 से जोड़ लो, 9 व 4 13 या 7 2 9, शांत रहो, 9 4 13 7 2 9, 13 में से 9 घटेगा 4, 0 कहाँ आया? 0 आता तब ना 11 से लगता, या 11 के टेबल का आता तब ना 11 से लगता। ना तुम्हारा 13 से लगेगा, ना तुम्हारा 17 से लगे, 17 से लग जाएगा, ठीक है? तो जो अभाज्य संख्या के बड़ी बड़ी संख्या में जब गुना कर देते हैं ना, और उसका गुणनखंड दिया जाता है, तो थोड़ा परेशानी झेलना पड़ता है, बारी बारी से सबको चेक करना पड़ता है।
तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तुम इसको याद कर लेना कि डायरेक्ट ये किससे लगेगा, यहाँ से 17 से लगेगा, 17, 19 और 23 से लगेगा। 17 से लगाओ, ठीक है। यहाँ तुम ट्राई करके देख लेना, 13, 11, 7, 5, 3, 2, किसी से भी यह पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, समझ रहे हो। अब देखो 17 से कटाओ, 17 × 34, 17 × 51, 17 चौका 68, 17 × 25 85, 17 चौका 4 लिखेंगे, 68 है, हाँ 8 6 14, 6 पर 2 62, तो 17 × 34, 17 × 53 51, 51 है, 62 है, तो 9, अब डिवाइड कर लो यार, का 7429 है ना, 17 से डिवाइड करो, 17 × 34, 17 17 चौका 68, 14 में से 8 घटेगा 6, अब 17 × 34, 17 × 51, 2 में से 1 घटेगा, 1 6 में 11 आएगा, समझ रहे हो। इसके आगे क्या लिखेंगे, 9, 17 17 है 119, नीचे क्या लिखोगे 437। अब 437 किससे लगेगा तुम्हारा, 437 लगेगा तुम्हारा फिर किससे, 19 से, ठीक है, 19 से लगाओ, 19 दूना 38, 19 तिहाई, इसमें से 5 को बच गया, 38 5 43, 5 पर 7 57, 19 तिहाई, तो तुम्हारा क्या आ गया 17 गुने 19 गुने 23, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन का जो गुणनखंड होता है वो तुमको क्या रखना होगा, याद रखना होगा, या एग्जाम में अगर पूछ देगा तो थोड़ा परेशानी तो झेलना होगा, तुमको बारी बारी से चेक करना होगा। इधर अगर किसी से नहीं लगे तो आगे वाले नंबर से चेक करके उसको डिवाइड किया जा सकता है। समझ में आया। अब सुनो, अगर किसी को परेशान करना हो तो तुम क्या करो, इधर वाला अभाज्य संख्या छोड़ दो, इधर वाला गुना कर दो, 31 37 41, 31 37 और 41, पहले 31 में 37 से गुना करो, ठीक है, तो 7 एकम 7, आई क्या हो जाएगा 7 तिरका 21, 3 एकम 3, 21 3 24 है, हाथ में 2, 3 3 9 2 11, इसमें 41 से गुना करो, 11 47, 4 7 28 है, 4 चौका 16 2 18, 18 होगा ना, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4। अब देखो 7 8 4 12, 8 1 9 1 10, ये हो जाएगा 5 1 6 1 7। अब कहेंगे बताओ 47 0 2 7, 47 0 2 7 का अभाज्य गुणनखंड करो। अनजान आदमी खेलेगा कि नहीं, इसमें खेलेगा, वो तो 2 से लगाएगा, नहीं लगेगा, 3 से लगाएगा, नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेगा 23 तक, बेचैन होकर छोड़ देगा। इसी को कहने लगेगा कि अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं लगेगा, उसी को सोचने लगेगा। लेकिन वैसा बात तो नहीं है, तुम किसमें गुना किए हो, 3 को बड़ी बड़ी अभाज्य संख्या में गुना किए हो। वह बड़ी बड़ी अभाज्य संख्या कितना है, 47 0 27, यानी 31 37 और 41 में गुना किए हैं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ आ गया 31 37 41। और यह अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, भाज्य है, तभी नहीं इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े हैं। यह भी तुम्हारा क्या है 7429, सुनो ना, 7429 17 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा, 23 से भी कटेगा, 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो भाज्य ना है, है? बताओ 47 0 27 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या, भाज्य है 47 0 27, क्योंकि 31 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 37 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, और 41 से भी पूरा पूरा, 1 से तो कटेगा ही, फिर जो नंबर है उससे तो कटेगा ही, फिर 31 में 37 से गुना करो, जो गुणनफल आएगा उससे भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह क्या होता है भाज्य संख्या होता है, और जिसके पास केवल 2 गुणनखंड होते हैं वह क्या होता है अभाज्य संख्या। पिछले क्लास में बताया गया है। जैसे 7 है, इसके पास केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 7, बीच में किसी से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य है, यह ना अभाज्य है। आई तुम्हारा कितना है 7 4 2 9, तो अभी तुमको पता चल गया 1 से कटेगा, फिर कहेगा कि 17 से भी कट जाएगा,
19 से भी कट जाएगा, 23 से भी कटेगा, बीच में भी किसी से कटेगा, फिर किससे कटेगा 7429 से। समझ रहे हो? 2 है कि 2 से अधिक है? तो 7429 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या? भाज्य संख्या है भाई, कंपोजिट नंबर है। समझ रहे हो ना? 47027 किससे कटेगा? 1 से, 31 से, 37 से, 41 से, डॉट डॉट डॉट, बीच में कोई ना कोई नंबर होगा जिससे कटेगा, फिर 47027 से। बताओ 2 से अधिक गुणनखंड है कि केवल 2 गुणनखंड है? तो यह तुम्हारा क्या है? 47027 भाज्य संख्या ना है। यह मेन फोकस इस पे करना है। तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन यह ना है 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 17, 19, 23। समझ रहे हो? तो लिखो इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2 पूर्णांक दिया हुआ है, उसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, और ज्ञात कीजिए, हाँ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। कह रहा है वेरीफाई भी करो कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। कैसे जांच किया जाता है? दोनों संख्या में गुना करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम में गुना करेंगे, दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो आंसर तुम्हारा सही है, नहीं तो गलत है। 2 के 1 नंबर कह रहा है 26 और 91। 26 और क्या करेगा? 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सुनो पहले, 26 को कैसे लिखेगा? 2 गुने 13, 91 को 7 गुने 13, यही ना लिखाएगा? 91 को 7 गुने 13 लिखेंगे। समझ रहा है? अब हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालना है किसका? 26 91 का। एलसीएम किसका निकालना है? 26 91 का। ब्रैकेट में नंबर लिख दिया जाता है कि किसका किसका निकाल रहे हो तुम। ठीक है, अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है? पहले बताओ। 13 दोनों में कॉमन है। एचसीएफ में किसको लिखते हैं? जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसी को लिखते हैं। एलसीएम में सब को लिखते हैं। एचसीएफ में मिनिमम पावर, एलसीएम में मैक्सिमम पावर। इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है ना। अब देखो तो तुम्हारा दोनों में कॉमन है 13, तो 13 तुम्हारा क्या आ गया? एचसीएफ मसा आ गया 13। अब लसा, जितना अभाज्य संख्या है सब अभाज्य संख्या लिख दो। कितना है? 2 है अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है। तीनों तरह के ना अभाज्य संख्या इसमें आया है। अब अगर 2 के पावर 1 है, 2 के पावर कहीं 5 रहता तो 1 ना लिख के क्या लिखते? 2 के पावर 5। एलसीएम में ज्यादा पावर लिखते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं? लेकिन सब का पावर 1 है, इसीलिए सबको एक बार हम लिख देंगे और गुना कर देंगे। गुना करो तो 7 गुना 14 में 13 से गुना करो। 14 तिहाई 42, 14 28 34 42, हाथ में 4, 14 कम 14 या 4 18, 182 आ गया तुम्हारा क्या? एलसीएम आ गया। अब देखो एचसीएफ का डेफिनेशन क्या था? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं? एचसीएफ। 13 है, यह बड़ी से बड़ी संख्या है जो किसको कटा देगा? 26 को भी पूरा पूरा कटा देगा और 91 को भी पूरा पूरा कटा देगा। मान लिए कि 26 91 ना है, 2 ड्राम है, दूधरिया का ड्राम। एगो में 26 लीटर दूध है और एगो में 91 लीटर दूध है। और दूध वाला चाहता है, मिल्कमैन दूध वाला जो है वह चाहता है कि कम से कम समय में हम इसको नाप दें। तो कितना लीटर का बर्तन लाएगा? 13 लीटर के बर्तन लाएगा। 13 लीटर का बर्तन लाएगा ना, तो 26 लीटर वाला नापेगा तो 2 बेर में नाप देगा, 91 लीटर वाला नापेगा तो 7 बेर में नाप देगा। सबसे कम समय में नाप देगा ना। एचसीएफ में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। कोई कहेगा कि एगो कपड़ा है 4 मीटर लंबा, 4 मीटर और 10 सेंटीमीटर। एगो दूसरा कपड़ा का टुकड़ा है जो है 8 मीटर
और 5 सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर का स्टिक लेंगे स्केल कि दोनों कपड़ा को कम समय में पूरा पूरा आसानी से माप दे? क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 4 मीटर और 10 सेंटीमीटर है तो 4 मीटर में 400 व 10, 410 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 मीटर 5 सेंटीमीटर है तो 8 मीटर में 800 अब 5 सेंटीमीटर 805 होगा। अब इसका क्या करो तुम? HCF निकाल लो। HCF जितना आएगा उतना लंबा अगर हम स्टिक स्केल बना ले तो उस स्केल से जब कपड़ा को नापेंगे तो दोनों को पूरा पूरा नाप देगा और सबसे कम समय में नाप देगा। समझ में आया ना? तो HCF से यही फायदा होता है। फिर उसके बाद है LCM। LCM में वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें 26 और 91 से भागा देंगे 182 में, इसमें 26 में या 91 में भागा देंगे 13 से। अंतर यही है। देखो 26 में भागा दे रहे हैं 13 से, कट जाएगा। फिर 91 में भागा दे रहे हैं किससे? 13 से, कटा देगा। लेकिन LCM में क्या है? जो आंसर आया है 182 उसमें हम भागा देंगे किससे? 26 से। 182 इसमें 91 से पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो LCM का डेफिनेशन था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? LCM कहते हैं। समझ में आया ना? अब देखो, अब तुमको क्या पढ़ना है? इसका जांच भी करना है, ठीक है, कि आंसर सही है या गलत है। जांच कैसे करोगे बताओ? पहले लिखेंगे जांच में क्या लिखेंगे? HCF गुने LCM। समझ आ रहा है? HCF का मान कितना है और LCM का मान कितना है? गुना करो। 13 दूना 26, हाथ में 2, 13 आठे 104, 104 गुआ 2 गो 106, हाथ में 10 और 13 कम 13 या 10 23, 23 66 आया। समझ रहे हो? HCF गुने LCM। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या A गुने B, चाहे दो संख्याओं का गुणनफल निकालो। समझ रहे हो ना? तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा? A गुने B। दो संख्या 26 और 91 है, 26 में 91 से गुना करो। 26 में 91 से 6 एकम 2 एकम 2 हुआ 9 छक 54, 54 2 56, 56 के 6 हाथ में 5, 9 दूना 18 या 5 23। आ गया कि ना आ गया? समझ रहे हो ना? तो लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः HCF गुने LCM बराबर A गुने B। वेरीफाइड, सत्यापित हो गया? सत्यापित हो ना गया? चलो लिखो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा में HCF और LCM ही निकालना है। सेकंड का सेकंड है, ठीक है। 510 और 92, ठीक है ना? 510 है और 92 है। कह रहा है इसका HCF निकालो, LCM निकालो, फिर उसके बाद क्या करो? जांच करो कि HCF गुने LCM इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल है या नहीं है। वैसे जांच करना है। सुनो, 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने आता है? 510 कितना से लगेगा? पहले 2 से, 2 दूना 4, 2 पचे 2 पचे 255, सही है। अब 5 5 10 2 12, 3 से भी लगेगा, 3 8 24, 3 पचे 15। अब 5 से लगेगा 17 पचे 2 3 5 17, ऐसे ही ना आया? 2 आया है, 3 आया है, इंटू 5 आया है, 17 आया है। अब देखो, ये तो अभाज्य गुणनखंड हम कर दिए कितना? 510 का। 92 का चेक कर लो। 2 से लगेगा कितना? 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से 23, तो 2 गुने 2 गुने 23 आया। आया ना? समझ रहे हो? तो 2 4 23 चौका 92, तो 2 इंटू 2 इंटू
23 आया। सुनो, HCF लिखना है 510 और 92 का, फिर LCM लिखना है 510 और 92 का। समझ रहे हो? एक बात बताओ, तुम खड़ा हो जाओ, बताओ HCF में किस अभाज्य संख्या को लिखेंगे? जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे कि सब को लिखेंगे? जो दोनों में कॉमन होगा उसको। तो दोनों में है कि नहीं है? यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 बार आया है, और 23 कितना बार आया है? 1 बार आया है। 2 दोनों में है, हाँ, तो 2 के पावर 1 है या 2 के पावर 2 है? कम वाला लिखे कि ज्यादा वाला? कम वाला पावर लिखते हैं HCF में, ज्यादा वाला नहीं ना लिखते हैं। LCM में ज्यादा पावर लिखते हैं, HCF में कम। इसमें जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। जैसे 3 है यहाँ, तो इसमें तो कहीं 3 नहीं है, 23 ना है, 10 थोड़े है। 5 है तो इसमें तो कहीं 5 नहीं है। 17 है तो इसमें तो कहीं, इसका मतलब कॉमन नहीं है, तो इसका HCF आ गया तुम्हारा 2। LCM कैसे लिखोगे? LCM जितना अभाज्य संख्या है ना, उस सब अभाज्य संख्या को लिखते हैं, ठीक है? जो कॉमन हो उसको और जो नहीं कॉमन हो उसको, सब को लिखते हैं इसमें। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 3 क्या है? अभाज्य संख्या। 5 क्या है? अभाज्य संख्या। 17 क्या है? अभाज्य संख्या। 2 तो लिख दिए। 23 क्या है? अभाज्य संख्या। मैंने पूरा नंबर को देखेगा गौर से, तो 5 गो अभाज्य संख्या आया है। 1 2 3 5 17 23, इतना अभाज्य संख्या आया है। अब बताओ 2 के पावर 1 है या 2 के पावर 2 है? तो LCM लिख रहे हैं, ज्यादा लिखे कि कम? तो 2 के पावर 1 लिखे कि 2 के पावर 2 लिखे? 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 3 का पावर 1 है, उससे ज्यादा कोई है नहीं। 5 के पावर 1 है, उससे ज्यादा कोई है नहीं, तो सब ऐसे ही लिखा जाएगा। गुना कर देंगे। 2 के स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 में गुना करो 17 और 23 से, 17 और 23 से, 17 34 17 तिहाई, 17 34 17 तिहाई 51 के एक हाथ में 5, 17 दूना 34 5 39, इसमें गुना करना है 60 से, 6 एकम 9 छक, गुना कर लो तुम सब भी, 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 3 का 18 या 5, 23 460 आया है। LCM चेक कर लो, है ना? बैठ जाओ। अब देखो, अब क्या करोगे? इसका जांच ना करना है, वेरीफाई करना है। ए भाई, जांच कैसे करोगे? HCF गुने LCM। HCF में गुना करेंगे कौन चीज से? LCM से। तो HCF कितना आया है? 2, और LCM कितना आया है? 23 460। गुना कर लो, समझ में आया? 2 0 2 छक 12, 2 चौका 8 है 1 9, समझ में आया ना? 2 तिहाई 6, 2 दूना 46 920 आया। और दोनों संख्याओं में गुना करो, A में B से। पहली संख्या कितना है? 510, दूसरी संख्या कितना है? 92। 510 में गुना करना है कौन चीज से? 92 से। 2 एकम 2, 5 दूना 10, 9 एकम 9, 10 9 19, 19 के 9 हाथ में 1, 9 पचे 45 है 1 46। तुम्हारा आ जाएगा 46 920 है ना? यानी कि आंसर तुम्हारा क्या है? सही है। लास्ट में लिख लेना, अतः HCF गुने LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, A गुने B, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। हो गया। सुनो, अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ एक कपड़ा है जो 510 मीटर लंबा है और एक दूसरा कपड़ा है जो 92 मीटर लंबा है, तो किस स्केल का हम उपयोग करेंगे कि दोनों कपड़ा को बहुत कम समय में आसानी से माप सकेंगे, थोड़ा भी कपड़ा नहीं बचेगा, ठीक है? किस स्केल का? HCF कितना आया है? 2 मीटर के स्केल का यूज करेंगे, तो यह भी नपा जाएगा, यह भी नपा जाएगा, ठीक है? अब कहेगा 1 मीटर से भी तो नपा जाएगा, तो एक तो सबका HCF होता है, बड़ी से बड़ी देखना है। समझ में आया ना? चलो इसको लिखो,
अब देखो, अब 336 और 54 का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है और जांच भी करना है उसका। समझ में आया ना? तो क्या करोगे, 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करोगे। भाई अभाज्य गुणनखंड करने आता है ना? पहले किससे लगाएगा, 2 से। 2 एकम 2, 1 पर 3 13, 2 छक 12, 1 पर 2 8 16। 2 से लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौका 8, 84 आएगा। फिर 2 से बताओ तो 42, फिर 2 से 21, 3 7। डायरेक्ट पावर में लिखे 1 2 3 4। 2 कितना बार आया है, 4 बार। 3 कितना बार, 1 बार। और 7 कितना बार, 1 बार आया है ना? समझ रहे हो? ये किसका अभाज्य गुणनखंड है, 336 का। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि 336 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना है, तो 2 का महत्तम घात कितना है, 4 है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में पूछता है बिहार बोर्ड में। 54 में देखो, 54 का देखो तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, 2 से 27, फिर 3 9 27, 3 तिहाई, 2 एक बार है यानी 2 है ना, और 3 बताओ तो 1 2 3, 3 का क्यूब है। समझ रहे हो? ए तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। ए बताओ, HCF लिखना है और LCM लिखना है। HCF लिखना है 336 54 का, LCM लिखना है 336 और 54 का। इसी दोनों का ना लिखना है। HCF कैसे लिखा जाएगा बताओ? HCF में किस अभाज्य संख्या को लिखेगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिखेगा कि सभी को लिखेगा? दोनों में कॉमन होगा। दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है कि 3 कॉमन है कि 7 कॉमन है? 2 कॉमन है, तीनों कॉमन है। 2 भी कॉमन है और 3 कॉमन। हाँ, 2 भी ऊपर और नीचे दोनों है, 3 भी ऊपर और नीचे दोनों है, तो 2 और 3 कॉमन है। अब HCF में कम पावर लिखेंगे कि ज्यादा पावर? कम पावर, कम पावर। शांत रहो। 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 1 है, तो पावर कम कौन है, 2 के पावर 1 लिखाएगा। 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 है, कम कौन है, 3 के पावर 1। HCF में कम ना लिखते हैं, 2 तिहाई 6। LCM में क्या लिखा जाता है, सब लिखा जाता है, सभी अभाज्य संख्या। तो इसमें कितने अभाज्य संख्या आया है, कौन कौन अभाज्य संख्या आया है? 1 2 आया है, 3 आया है और क्या आया है, 7 आया है। 2 3 7। 2 के पावर 4 है या 2 के पावर 1 है? 4 लिखे कि 1 लिखे? 4। ज्यादा वाला ना लिखते हैं, जब भी LCM लिखेंगे ज्यादा वाला पावर लिखेंगे। 3 के पावर 1 है या 3 के पावर 3 है? 3 के पावर 1 लिखे कि 3 के पावर 3 लिखे? और 7 तो अकेला है, तो लिखा जाएगा 7 के पावर 1 है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो वो अपने आप में क्या है, ज्यादा है। बैठ जाओ। अब गुना करो, 2 के पावर 4 16, 2 दूना 4 4 16, और 3 के क्यूब 3 3 9 3 का 27, 9 मत बोलो, ठीक है। 16 में 27 से गुना करो, फिर 7 से गुना करो। 16 में 27 से गुना करना है और फिर किससे गुना करना है, 7 से। 16 सते 112, हाथ में 11, और 16 दूना 32 गो, 11 गो, हाँ 43 गो, 432। 432 में फिर 7 से, 7 दूना 7 तिरका 21, 1 22, चुका 28 दूँ कितना आया, 3024 इसका LCM। गुना सही है ना, तो अपना चेक कर लेना। अब बताओ इस, ठीक है, जांच कर लो इसका। जांच कैसे करेगा बताओ तो? HCF गुने LCM। HCF का आंसर बताओ 6 आया है और LCM का
3024। अब 6 से गुना करो, 6 चौका 24, हाथ में 2, 6 दूना 12 या 2 14, 6 तिरका 18, 144 आया। अब दोनों संख्याओं में गुना करो a गुने b, 336 गुने 54 गुना करो तो 336 में 54 से 4 छक 24, 4 तिहाई 12 या 2 14, 4 तिहाई 12 1 13, 5 से 5 छक 30, हाथ में 3, 5 तिहाई 15 या 3 18, 5 तिहाई 15 या 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, 18, 144 है ना। इसका मतलब तुम्हारा क्या है, आंसर सही है। लास्ट में क्या लिखेगा, अतः HCF गुने LCM बराबर A गुने B वेरीफाइड हो गया। समझ रहे हो? चलो बोर्ड पे देखो, कह रहा है 12, 15 और 21 का HCF और LCM दोनों निकालना है। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। समझ रहे हो? तो बताओ, तो 12 के लिख देगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 2 के स्क्वायर गुने 3 हो जाएगा, 2 2 बार आया ना। 15 के लिखेगा 3 पचे, पावर फॉर्म में कैसे लिखाएगा, 3 का 1 और 5 का 1, पावर फॉर्म में यही ना लिखाएगा। 21 का लिखेगा 3 सते, 3 का 1 और 7 का 1। पहले तुमको HCF लिखना है, किसका किसका, 12 का, 15 का और 21 का। फिर LCM लिखना है 12, 15, 21। ठीक है। अब क्या होगा तुम्हारा, HCF कैसे निकालते हैं, जो तीनों में कॉमन हो। जब 3 गो संख्या है तो तीनों में होना चाहिए, तभी लिखाएगा, नहीं तो नहीं लिखाएगा। तीनों में बताओ तो क्या है, 3 तीनों में है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 2 तो तीनों में नहीं है, 5 तीनों में नहीं है, 7 तीनों में नहीं है। तो जो सभी में रहता है ना, उसी को किस में लिखते हैं, HCF में। तो कॉमन क्या है तुम्हारा, 3। अब 3 के पावर 1 है, 1 है, 1 है, सब बराबर ना है। HCF आ गया 3, HCF कितना आ गया, 3। अब LCM लिखना है। LCM कैसे लिखा जाता है, सभी अभाज्य संख्या को लिखा जाता है। बताओ तो कितना कितना अभाज्य संख्या है, एगो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है ना। मतलब कि गुणनखंड में जितना अभाज्य संख्या आया है सभी को लिख दो, जो कॉमन हो उसको भी, जो कॉमन नहीं हो उसको भी। लेकिन HCF में केवल जो कॉमन रहता है उसी को लिखा जाता है। अब बताओ, ज़्यादा पावर लिखते हैं, 2 के स्क्वायर है, उससे ज़्यादा तो कोई है नहीं, तो 2 के स्क्वायर लिखाएगा। 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, 3 सब बराबर है, उससे ज़्यादा भी कोई नहीं है। अगर 3 के पावर कहीं 5 रहता तो 1 छोड़ देते या 5वां लिखते, 3 के पावर 5 लिखते। 5 के पावर 1 है, उससे भी सब वैसे ही लिखा जाएगा। 2 के स्क्वायर 4 तिहाई 12 पचे 60, 60 में 7 से गुना करो, 6 7 42, 400। अब इसमें तू सोचेगा कि HCF में LCM से गुना कर दे, ठीक है। आई 12 गुने 15 गुने 21 करे तो ये नहीं होगा। ये जो ट्रिक था ये केवल 2 संख्याओं के लिए होता है, केवल 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए होता है। समझ में आया ना? अब इसमें तुम चेक मत करने लगना कितना लड़का, अब इसमें भी 3 गो है ना, 1 2 3, 3 गो धनात्मक पूर्णांक है। क्या करेगा, HCF और LCM में गुना करेगा और फिर तीनों संख्याओं में गुना करेगा। आंसर तो बराबर आएगा, नहीं कहेगा मेरा गलत हो गया। गलत नहीं है, समझ में आया ना? वो जो फॉर्मूला है HCF गुने LCM इज इक्वल टू A गुने B, कितने संख्याओं के लिए है, 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए है, 3 वाला के लिए नहीं है। 3 धनात्मक पूर्णांक के लिए उसका अलग फॉर्मूला होता है, जो कि बोर्ड पे हम स्कैन करके डाल दे रहे हैं। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन तीनों का HCF और LCM निकालना है कौन से विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन से विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो 17 है, 23 है, 29 है, तीनों तुम्हारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तीनों क्या है, अभाज्य संख्या। तो बताओ तो, सुनो पहले,
जब तीनों अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड कैसे करेगा? सब में 1 से गुना कर दो, 1 के पहाड़ा में है या 17 के पहाड़ा में है, अभाज्य संख्या है तो, है ना। 23 किसके किसके पहाड़ा में है? 1 के है और 23 के, 29, 1 और 23 के। HCF लिखना है किसका किसका? 17 का, 23 का, 29 का, हाँ 29। अब एक बात बताओ, मतलब कि तीनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, तो HCF कितना आ गया? 1। HCF आ गया 1। अब LCM लिखना है किसका किसका? 17 का, 23 का, 29 का। तो जब HCF 1 आ जाता है तो LCM कैसे लिखते हैं? जो भी संख्या है उस सब में क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं, ठीक है। 17, 23, 29, 17, 23, 29। या तुम कहेगा कि सर ये पूरा में 3 गो अभाज्य संख्या आया है, एगो 17, एगो 23, एगो 29। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक ऐसी धनात्मक पूर्णांक है जो ना अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। समझ में आया ना? तो 3 गो अभाज्य संख्या आया है, 17, 23, 29, 17, 23, 29 लिख दिए, हाँ। तीनों में गुना करो, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? 11, 33, 9। ये आ गया तुम्हारा, समझ रहे हो? अब इसका वेरीफाई नहीं होगा, 3 गो संख्या वाला ना। अब इसमें देखो 8, 9, 25 है, यह भी उसी प्रकार का है। क्या करेगा? 8, 9, 25। देखो तो 8 का 2 गुने 2 गुने 2 के क्यूब है, और 9 का 3 तिहाई 3 के स्क्वायर है, और 25 का 5 गुने 5 5 के स्क्वायर है। HCF लिखना है, क्या लिखना है? HCF 8, 9, 25। हाला मत करो। HCF 8, 9, 25 है, लिखना है कितना होगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 है तो किसी में भी नहीं है। समझ में आया ना? तो जब कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है? 1 कॉमन होता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या कॉमन होता है? 1। तो HCF आ गया 1। जब भी किसी संख्या का HCF 1 आता है, किसी संख्या का HCF 1 आता है तो उसका LCM कैसे निकालते हैं? तीनों संख्याओं में गुना कर देते हैं। 8 है, 9 है, 25 है। 8 गुने 9 गुने 25 कर दो, कितना आएगा? 25 8 200, 2 9 1800। तो सुनो ना, इससे एक बात तुमको यह मिल गया कि अगर क्वेश्चन ऐसे बता देगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यदि HCF ऑफ XYZ इज इक्वल टू 1, HCF कितना है? 1 है, ठीक है। तब LCM ऑफ XYZ इज इक्वल टू व्हाट? पार्ट ए है XYZ, पार्ट बी है x + y + z, पार्ट सी है XY और पार्ट डी है YZ। बताओ भाई, जब मौसा 1 आता है तो LCM कैसे निकालते हैं? तीनों में गुना कर देते हैं, XYZ हो जाएगा। कहीं 4 को दे दिया ऐसे कि HCF ऑफ PQRS इज इक्वल टू 1। HCF 1 ना कह रहा है, PQRS का कहेगा कि LCM बताओ तो PQRS का क्या मारेगा? कि P + Q + R + S। जब HCF 1 होता है तो LCM कैसे निकालते हैं? सभी में गुना कर देंगे, P गुने Q गुने R गुने S। आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? PQRS। समझ में आया ना? चलो ठीक है। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि HCF ऑफ 306 and 657 इज इक्वल टू 9, इतना गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया है। तो कह रहा है इसका LCM निकालो, किसका किसका? 306 का और 657 का क्या निकालना है? LCM निकालना है। बहुत आसान है भाई, यही पहल का संख्या है और दूसरी का संख्या है। HCF कितना है? 9। सुनो ना, यहाँ पे तुमको एक फार्मूला बताया गया है
कि HCF गुने LCM बराबर A गुने B, दो संख्याओं का गुणनफल बताया गया है। मौसक गुने लौसक बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या मौसक गुने लौसक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो HCF कितना है तुम्हारा बताओ तो। HCF दे दिया है 9। LCM मालूम नहीं है, LCM पूछ रहा है। A माने पहली संख्या कितना है 306। अब B माने दूसरी संख्या कितना है 600। तो LCM कितना आ जाएगा बता सकते हो। 306 गुने 600 57। अब बटा गुना 9 इधर जाके बटा 9 होगा, नहीं समझा। या एलसीएम का फॉर्मूला ही होता है A गुने B बटा HCF। यहाँ से फॉर्मूला तुम निकाल सकते हो, 4 को फॉर्मूला निकल जाएगा। हम पूछेंगे एलसीएम बराबर, तो कहेगा HCF इधर बटा में कर दीजिए, A गुने B बटा HCF। हम पूछेंगे एलसीएम बराबर, तो A गुने B बटा HCF। पहली संख्या बराबर, तो HCF गुने एलसीएम बटा दूसरी संख्या बराबर HCF गुने एलसीएम बटा पहली संख्या। इक्वेशन सोल्व करने आता है ना, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। अब देखो कट जाएगा 9 से, हाँ 9 सते 63, 2 पर 7 27, 9 तिरका, तो गुना करो 306 में 73 से, 306 में 73 से 3 सही है ना, 22 33 8। तुम्हारा क्या आ गया LCM आ गया। यही तो पूछ रहा था, LCM यही ना पूछ रहा था, आ गया। अब इसके बाद देखो 5 नंबर क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि 6 के पावर n का अंक 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लो, बात मत करो। 6 के पावर n तुमको बताना है कि 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा, मतलब कि उसका इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये तुमको बताना है। और जहां कह रहा है n क्या है, प्राकृत संख्या है। कौन संख्या है, प्राकृत संख्या। काउंटिंग नंबर 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक ना जाएगा। तो तुमको चेक करना है कि 6 के पावर n के इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा। चेक करो तो 6 के पावर 1 6 आया, 6 का स्क्वायर 36, 6 के क्यूब 3 बार लिख के गुना करो है, तो 6 36 36 216, 6 के पावर 4 1296, केवल 6 आ रहा है। ठीक है, 6 के पावर 5 भी रखेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 6 ना आएगा, यानी 6 के पावर हम कुछ भी रखे इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। तो कह रहा है कि क्या 6 के पावर n का इकाई अंक 0 होगा, तो हम क्या लिखेंगे नहीं, 6 के पावर n का इकाई अंक कभी भी 0 नहीं होगा। 6 के पावर n का इकाई अंक क्या होता है 6 होता है। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ 6 के पावर 2022 का इकाई अंक क्या है, ए भाई 6 है तो 6 है तो कोई टेंशन नहीं है, 6 है ना, पावर में 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो 5 रखो 6 रखो 7 रखो, कुछ भी रखो, अंतिम में क्या आएगा तुम्हारा, तो आंसर क्या लिखेगा 6 लिखेगा ना। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ 2 5 3 7 9 6, इसका पावर 452 चाहे कितना हो रहे, 2022 रहे 2023 रहे 1995 रहे, कुछ भी रहे, लास्ट में क्या है 6 है, तो 6 रहे तो एक पावर में कुछ भी रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी प्राकृतिक संख्या रहे, इकाई अंक क्या आएगा 6 ना आएगा। इतना का इकाई अंक बताओ, बेचैन हो जाएगा बहुत लड़का, कहेगा कि भाई इतना को 1995 बार लिख के गुना करना है, हाँ सारा जिंदगी तबाह हो जाएगा गुना करते करते, वैसे तरह बताया जाएगा। लास्ट में 6 है ना, इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। तो बताओ तो वह 0 पे कभी भी समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता है। वह जब भी समाप्त होगा 6 के पावर n किस पे समाप्त होगा 6 पे।
अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे यह तुम चेक कर लो। देखो आंसर कैसे लिखना है। कोई भी नंबर अगर 0 पे समाप्त हो ना तो उसमें 2 और 5 जरूर होता है, समझ रहे हो। जैसे 10 है, इसका इकाई अंक 0 है, तो और कोई अभाज्य संख्या रहे चाहे ना रहे 2 और 5 जरूर आएगा। 2 पचे कोई भी नंबर देख लो, जैसे 420 है, अंतिम में 0 है? तो जिसके लास्ट में 0 होता है, इकाई अंक 0 होता है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित होता है। और कोई संख्या रहे या ना रहे, लेकिन 2 और 5 क्या रहता है? उपस्थित रहता है। अब बताओ तो, इसको तोड़ेगा 2 से तो कितना आएगा? 210। फिर 2 से 105, फिर कितना से 5 1 6, 3 से तो कितना आएगा? 3 तिहाई, 3 पचे 15, 5 सते। ए भाई 2 और 5 आ रहा है कि ना? आ रहा है ना। अब सुनो ना, एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए, सुनो, कि 7 गुने 5 गुने 4 गुने 3 का इकाई अंक 0 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 7 5 4 3 है, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसका इकाई अंक 0 कभी होगा? नहीं होगा। समझ रहे हो ना। अगर पूछ देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 का इकाई अंक 0 होगा? नहीं होगा। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसमें 0 कभी भी नहीं आएगा। 0 कब आता है? जिसमें 2 और 5 क्या हो? दोनों हो। ठीक है, लाइट आ गया तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका आंसर किस तरह से लिखोगे? इसका आंसर लिखेंगे कि 6 के पावर n है ना, तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6। समझ रहा है? क्या आएगा? 2 गुने 3 के पावर n, यानी 2n बार और 3n बार। तो 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 3 है, लेकिन 5 नहीं है। इसीलिए यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसका इकाई अंक क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। ऐसे आंसर लिख लेगा एग्जाम में। क्या लिखेगा? 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। 2 उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित, ये 2 जो है उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। समझ रहे हो ना। अतः 6 के पावर n, ठीक है, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। 6 के पावर n कभी भी अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। इतना आंसर भाषा में लिखना होगा। समझ में आया ना। तो ये तुम्हारा 4 और 5 कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, लिखो इसको। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि यह जो नंबर है, ठीक है, व्याख्या करना है कि जो गिवन नंबर है वह तुम्हारा भाज्य संख्या है और क्यों है। बताना है तुमको कि वह संख्या भाज्य संख्या है और क्यों है। ठीक है। 6 नंबर को मजाक लग रहा है ना, हम पढ़ा रहे हैं तो आपस में बात कर रहा है तो एक पिटा जाएगा कस के। ठीक है, ये भी यही क्वेश्चन है। अब देखो कह रहा है 7 गुने 11 और गुने 13 प्लस 13। बताना है कि यह भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, हम पूछेंगे तुमसे कि बताओ 4 क्या है। बंद करो। 4 क्या है?
भाज्य संख्या है। भाई भाज्य संख्या क्यों है? तो कहेगा कि सर 4 1 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में है, 4 के पहाड़ा में है, 2 से अधिक गुणनखंड है इसके पास, इसीलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या है। समझ में आया ना? कहेंगे 3 अभाज्य संख्या है, क्यों है? तो 1 के पहाड़ा में है, 3 के पहाड़ा में है, इसके पास केवल 2 ही गुणनखंड है, इसीलिए अभाज्य संख्या है। पूछेंगे 12 भाज्य क्यों है? 1 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में है, 3 के पहाड़ा में है, 4 में है, 6 में है, 12 है। 2 से ज्यादा है ना, कितना हो 2 से ज्यादा रहता है तो भाज्य हो जाता है, और केवल 2 रहता है तो अभाज्य होता है। समझ रहे हो? तो इसी तरह तुमको बताना है कि यह जो नंबर है, यह नंबर तुम्हारा भाज्य संख्या है तो क्यों है, कारण बताना है। देखो 13 यहां भी है, 13 यहां भी है, 13 कॉमन कर लेंगे तो जो कॉमन हो जाता है उसके बदले में 1 लिखते हैं। 7 गुने 11 गुने 13 निकल गया 1, और प्लस 13 निकल गया, क्या लिखेंगे? 1। तो 13 गुने देखो 11 7 77, 77 एकम 77, 77 प्लस 1, तो कितना हो गया? 13 गुने 78। 13 गुने, अब गुना करेंगे तो एगो नंबर आएगा, गुना कर लो। 13 7 13 8 104, हाथ में 10 आ 13 7 91 गो आ 10 गो 101, 10 14 आया। अब बताओ, कहेगा कि 10 14 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, डॉट 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 13 से तो जरूर कटेगा, 78 है तो 78 से भी कटेगा, ना कटेगा, 26 से भी कटेगा। समझ में आया ना? डॉट 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 1014 से भी कटेगा। इसके पास बहुत सारा गुणनखंड है। 2 से अधिक है कि 2 से कम है? 2 से अधिक है या केवल 2 है? 2 से अधिक है। तो लिखेंगे कि 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13 के पास 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड है। कारण हो गया 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः 7 × 11 × 13 प्लस 13 क्या है? भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या? भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है ना? इसी में एक और क्वेश्चन पूछ दिया है बी नंबर में। बी नंबर में कह रहा है 7 × 6 × 5, 7 से 1 तक है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 7 6 5 4 3 2 1। अब प्लस क्या है? प्लस है 5। बताना है, हाला मत करो, कि यह भाज्य संख्या क्यों है। पहले एगो सिंपल नंबर में चेंज कर लेंगे, तब ना पता चलेगा कि भाज्य है कि अभाज्य है। बताओ, ये 5 है, 5 दोनों साइड में है, जो कॉमन होता है उसके बदले में क्या लिखते हैं? 1। 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1, अब प्लस 5 के बदले में क्या लिखेगा? 1। गुना यहाँ तक ना है, इसके बाद जोड़ना है, एक हमको क्या करना है? जोड़ना है। गुना करो, 5 7 6 42, 42 में 4 3 12, 12 दूना 24, 42 में 24 से गुना करो, 4 दूना 8, 4 चौका 16 और 2 दूना 4, 16 4 20, 4 दूना 8 10, 1008 आया। कितना आया? अब प्लस 1 भी तो है, समझ रहा है? तो ये कितना हो गया? 5 गुने 1000, यानी कहेगा कि 5 नमा 45 0, 5045 आया। तो कहेगा कि सर ये जो 5045 है ना, 1 से तो जरूर कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 4 9 5 14 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से जरूर कटेगा, डॉट 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 1009 से तो जरूर कटेगा भाई, 1009 है ना गुना में। अब फिर डॉट 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 जो संख्या है उस संख्या से जरूर कटेगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड है कि केवल 2 गुणनखंड है? क्वेश्चन तुमसे यही जानना चाह रहा था कि भाज्य संख्या है तो क्यों है।
कारण बता दो। यही ना जानना चाह रहा था कि तुम कारण बता दो कि भाज्य संख्या है, आखिर क्यों भाज्य संख्या है। तो क्या लिखेंगे कि यह जो संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 के पास, इस संख्या के पास केवल 2 है कि 2 से अधिक? 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड है। लिख लेगा इस तरह। अतः यह एक क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 6 नंबर में कोई डाउट नहीं ना है? ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आए, कोई डाउट नहीं ना है? चलो ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, स्कैन करके बोर्ड पे डाल दे रहे हैं। पहले तुम क्वेश्चन पढ़ लो। सुनो, स्कैन करके डाला जाएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक प्लेग्राउंड है और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार क्या है? रास्ता है। ठीक है, वृत्ताकार एक प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है। ठीक है, अब क्या कर रहा है देखो, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लिया कि सोनिया यहां से दौड़ना शुरू की है, और फिर दौड़ते दौड़ते यहां आएगी तो उसको कितना मिनट लगेगा? 18 मिनट। यानी ट्रैक जो है वह काफी लंबा है। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया, हाला मत करो, सोनिया कितना टाइम लेती है? 18 मिनट। और रवि जो है 12 मिनट लेता है। 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। दोनों को क्या किया गया है? एक ही स्थान पर से और एक ही समय से छोड़ा गया है दोनों को कि जाओ दौड़ो। 1 2 3 बोला गया होगा, दोनों को ही दौड़ गया होगा। क्या समझ रहे हो ना? तो बताओ कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने टाइम बाद वह मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में बताया गया है। बताओ 18 मिनट है, तो 18 मिनट में सोनिया कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ पे एक चक्कर। फिर जब 36 मिनट होगा तो फिर दूसरा चक्कर यहाँ पे आ गई। अगर दौड़ते रह गई तो फिर दूसरा चक्कर लगा लेगी। 18 36 18 3 54 मिनट होगा तो यहाँ पे तीसरा बार आएगी। 72 मिनट होगा, चौथा बार आएगी। 18 से ज़्यादा वाला ही ना नंबर लिखाएगा, 18 से कम समय में तो नहीं मिल सकती है। 12 मिनट में रवि एक चक्कर लगाता है, 12 मिनट होगा तो यहाँ आ जाएगा। 24 मिनट अगर होगा तो बताओ 24 मिनट में फिर रवि तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो? फिर 12 तिहाई 36 मिनट में उसका कौन सा चक्कर होगा? तीसरा चक्कर होगा। 12 चौका 48, 48 मिनट में कौन सा चक्कर होगा? चौथा। इसका अर्थ है रवि तेज दौड़ रहा है और सोनिया जो है धीरे धीरे दौड़ रही है। समझ रहे हो ना? तो किस टाइम पे पहले मिल रहा है? सब 36 मिनट पे मिल गया। 36 मिनट बाद दोनों को ही यहाँ पे एक जगह मिल जाएगा। जहाँ से उसका दौड़ स्टार्ट हुआ था वहीं से दोनों को ही कितने मिनट बाद मिलेगा? 36 मिनट जब हो जाएगा तो दोनों को ही यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम क्यों निकालते हैं? क्योंकि यह जो लिखा गया है मल्टीपल लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मल्टीपल। मल्टीपल माने गुणज। मल्टीपल माने, अरे पहाड़ा लिखा गया है तो क्या लिखा गया है? मल्टीपल ना लिखा गया है।
तो सुनो, इसका आंसर कैसे लिखोगे? एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट है और सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट है। तो सुनो, रवि द्वारा लिया गया समय, रवि को लग रहा है कई मिनट? हाँ, रवि द्वारा, अच्छा लिख ले, एक चक्कर लगाने में। इसका आंसर ऐसे लिखना, एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। ठीक है। और एक चक्कर, कितने चक्कर? एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय, इसका कितना है? 18 मिनट। अब दोनों के प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, दोनों के प्रारंभिक समझ रहे हो, स्थान पर पुनः मिलने का समय, पुनः मिलने का समय। हला मत करो, इस समय कैसे निकलेगा? एलसीएम निकालना होगा कि एचसीएफ? किसका किसका? 12 मिनट अकुमा 18 मिनट, ऐसे ब्रैकेट में डाल देना, हो जाएगा। 12 और 18 का एलसीएम कितना आता है? 36 मिनट। आंसर। तो यह तुम्हारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 क्या हो गया? समाप्त हो गया। समझ रहे हो ना? चलो ठीक है।